हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज। स्वागत, नमस्कार, अभिवादन आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं और कुछ स्पेसिफिक चीजों से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो बजट अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर हमें इसकी सही तरीके से स्टडी करनी हो तो फिर कुछ स्पेसिफिक चीजों को देखकर हम अपने एग्जाम में मार्क्स हासिल कर सकते हैं और आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पूरा डिटेल बजट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आज मैं जो आपके साथ बजट शेयर कर रहा हूं, जो आपको बताऊंगा, इसमें सिर्फ 20 स्लाइड्स हैं और इस 20 स्लाइड्स से आपको इतना शानदार तरीके से बजट समझ में आएगा कि आपको कभी भी बजट पढ़ने में आगे भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ग्राफिक मोड पर हम बजट पढ़ेंगे, ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेंगे, उतनी ही करेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेन पेपर लेके बैठ जाइए। पीडीएफ भी आपकी इसकी मिल जाएगी आपको हमारे क्रैक नाउ प्लेटफॉर्म पे। उसका भी नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, बीईओ, बिहार क्या कोई अन्य एग्जाम, किसी स्टेट का कोई अन्य एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट 2025-26 का सार देखने वाले हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त कुमार पंकज और शुरू कर रहे हैं आज की इस क्लास को। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली स्लाइड और सबसे पहला क्वेश्चन, किसने जारी किया इस बजट को? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बजट को जो है प्रस्तुत किया। कब किया? तो क्वेश्चन पूछेगा 1 फरवरी 2025 को इस बजट को प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कब? 1 फरवरी 2025 को। सर्वे कब दिया गया? तो एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया। उसको भी मैंने बड़े शानदार तरीके से पढ़ाया है, क्या याद रखना है वाली ही कंसेप्ट पे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, पहले ये क्लास देख लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसकी थीम। तो थीम से क्वेश्चन आ सकता है। इसकी थीम है सबका विकास। क्या थीम है भाई? सबका विकास थीम के साथ इसको जारी किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। याद रहेगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको किस थीम के साथ? सबका विकास थीम के साथ 1 फरवरी 2025 को इस बजट को जारी किया। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिला पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ध्यान देंगे किस किस पे? गरीब, युवा, किसान और महिला, इन चार जो है फोकस इनके केंद्र रहे। इन चारों पर, गरीब, युवा, किसान, महिला, मेरे साथ बोलेंगे, गरीब, युवा, किसान, महिला पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये कौन सा बजट है भाई? ये निर्मला सीतारमण जी का लगातार 8वां बजट था इस बार, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है बजट का? तो बजट का उद्देश्य याद रखेंगे, सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना। किसको? बैलेंस डेवलपमेंट को, संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना और विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित करना। हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें देखी। ये बजट का थीम क्या है? सबका विकास थीम। इस बजट को प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को। 8वां उनका लगातार बजट है। गरीब, युवा, किसान और महिला पर ध्यान केंद्रित किया गया। उद्देश्य है संतुलित विकास को प्रोत्साहन देना। गरीब हो गया, युवा हो गए, किसान हो गए और महिला अगर इसमें इंक्लूड हो गई तो एक संतुलित विकास तभी हो पाएगा जब सारे क्षेत्र इसमें ध्यान देंगे। एक और बात पे प्रकाश डाला गया कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई यानी कृषि, एमएसएमई जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और निर्यात यानी एक्सपोर्ट, ये समावेशी भावना से निर्देशित सुधारों के ईंधन के रूप में जो है विकसित भारत की यात्रा में विकास के इंजन है। बात आ गई विकास के इंजन, विकास यात्रा। तो कौन कौन से हैं भाई विकास के इंजन? 4 विकास के इंजन है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने इंजन है? विकास के 4 इंजन याद रखेंगे। क्या क्या नाम है इनके? पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, तीसरा है निवेश, चौथा है निर्यात यानी एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे। तो विकास के कितने इंजन बताए गए हैं बजट में? 4 इंजन। ईंधन क्या क्या है भाई? ईंधन है, ये ईंधन है सुधार के लिए,
इससे जो है प्रेरणा मिलती है समावेशिता की, और गंतव्य क्या है, विकसित भारत। विकसित भारत कब बनेगा, जब हम इन विकास के 4 इंजन पे ध्यान देंगे, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। और इसमें कहा गया देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक जमीन कभी भी जो है देश नहीं होता, जैसे पत्थर से बना मकान कभी घर नहीं कहलाता जब तक उसमें लोग ना रहने लगे, तो इसी तरीके से भूमि नहीं, इसके लोग जो हैं वो एक देश मिलकर बनाते हैं। तो ऐसी धारणा, ऐसी अवधारणा इस बजट में दी गई। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैंने जितना जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से मैं इसमें बताऊंगा। देखो, मैंने आपको बताया थीम बताया, सबका विकास थीम बताया, मैंने आपको बताया 4 इंजन बताए, कृषि, एमएसएमई, निवेश, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से 4 इंजन बताए भाई, 4 इंजन बताए, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। अब बात आती है क्वेश्चन जहां से आता है वही पढ़ाऊंगा मैं। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो प्राप्तियां हो रही हैं सरकार की, रुपया कहां से आता है, सरकार के पास धन कहां से आएगा, क्या अनुमान है, क्योंकि बजट क्या है, अगले एक वित्तीय वर्ष का 2025-26 के लिए अनुमान है। और सर्वेक्षण क्या होता है, पिछले एक साल की उपलब्धियों का वर्णन होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे सरकार ने पिछले एक वर्ष में क्या उपलब्धियां हासिल की उनको दिखाता है, और बजट सरकार अगले एक साल में क्या प्राप्त करना चाहती है उनको दिखाता है। तो सरकार का अनुमान है कि रुपया सबसे ज्यादा कहां से आएगा, तो सबसे ज्यादा सरकार के पास जो रुपया आने वाला है वो उधार से आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि सरकार 24%, कितने मेरे प्यारे दोस्तों, 24% जित मान लीजिए अगर सरकार की प्राप्ति है 100 रुपए, कितनी प्राप्ति है सरकार की, सरकार की टोटल प्राप्तियां हैं 100 रुपए, कितनी प्राप्तियां हैं 100 रुपए। तो इन 100 रुपए में 24% कहां से, यानी 24 रुपया आएगा उधारी से। तो पहले नंबर पे हो गया उधारी। दूसरे नंबर पे क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पे हो गया आयकर यानी इनकम टैक्स। तीसरे नंबर पे क्या हो गया, तीसरे नंबर पे हो गया जीएसटी और अन्य कर। तो जीएसटी से और जो अन्य टैक्सेस हैं उनसे सरकार को प्राप्ति हो रही है। तो 24 रुपए उधारी और अन्य देनदारियां, 22 रुपए आयकर और 18 रुपए जीएसटी से प्राप्त हो रहे हैं। टॉप 3 याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, टॉप 3 याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। टॉप 3 याद रखेंगे। और वैसे आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूं, चौथा होता है निगम कर। क्या होता है, चौथा है निगम कर। कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, कॉर्पोरेट टैक्स। तो निगम कर जो है चौथा है। आ जाइए इसी को देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाकी सब याद नहीं रखना है आपको, 4 याद रखने, पहले पे उधारी, दूसरे पे आयकर, तीसरे पे जीएसटी और चौथे पे निगम कर। 4 से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हमें यहाँ जो है ज्ञाता नहीं बनना है, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो सरकारी प्राप्तियां कहां से हो रही हैं भाई, पहले पे नंबर पे है उधारी और अन्य देनदारियां 24%, दूसरे पे है आयकर, तीसरे पे है जीएसटी और अन्य कर, चौथे पे है निगम कर। इनका परसेंटेज याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछ लेता है। तो उधारी और अन्य देनदारियां 24%, आयकर है 22%, उसके बाद आपका जीएसटी है 18% और 16%, 17% है आपका निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सरकारी प्राप्तियां हो गई भाई, उधारी, आयकर, जीएसटी और अन्य कर और निगम कर। उसके बाद आता भाई रुपया जाता कहां है, सरकार जो पैसा प्राप्त कर रही है इसको खर्च कहां करेगी। तो सबसे ज्यादा भाई हमने जो पैसा पहले लिया वो कहां से लिया है, हमने लिया उधारी से। लेकिन देखने की बात है कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है राज्यों का कर एवं शुल्क। सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है, राज्यों का कर एवं शुल्क। सरकार ने जो जीएसटी से उगाही की या जो शुल्क प्राप्ति हुई, तो उसमें सरकार राज्यों को जो पैसा देने वाली है वो सबसे ज्यादा खर्चा है, 22%, यानी 100 रुपए में 22 रुपया। दूसरे नंबर पर है ब्याज भुगतान, क्योंकि हमने देखा कि सरकार सबसे ज्यादा प्राप्तियां कर रही है उधारी से और अन्य देनदारियों से। तो भाई उसका ब्याज तो देना पड़ेगा अगर आप मार्केट से पैसा उठाओगे तो ब्याज भुगतान, यानी 100 रुपए अगर सरकार का खर्चा है तो उसमें से 20 रुपए तो सरकार ब्याज भुगतान पे दे देगी। बात समझ में आई। तो दूसरे पे हो गया ब्याज भुगतान। तीसरे नंबर पे क्या हो गया, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, यानी जो सेंट्रल द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जो सेंट्रल जिन क्षेत्र को चलाता है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स, ठीक है।
अगला आता है केंद्र प्रायोजित, तो ये स्पॉन्सर्ड वाली होती है, जो सरकार प्रायोजित करती है, यानी इसमें सरकार हिस्सेदारी देती है। ये केंद्रीय क्षेत्र की पूरी स्कीम होती है, इसमें रक्षा और सब्सिडी नहीं आती है, ये ध्यान रखेंगे। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में 16% है, यानी सरकार ने जो भी योजना चला रखी हो, चाहे मनरेगा चला रखी हो, चाहे आवास योजना चला रखी हो, कोई भी योजना जो सरकार 100% वित्त पोषण कर रही हो, वो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, तो उसमें 16% सरकार का खर्चा जाना, यानी 100 में से 16 रुपए। तीसरे नंबर पर है केंद्र प्रायोजित योजना, और इधर देखेंगे आप रक्षा, है ना, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। आके देखते हैं फिर से, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सरकार राज्यों का कर राजस्व दे रही है, दूसरे नंबर पे ब्याज भुगतान कर रही है, तीसरे नंबर पे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, और चौथे नंबर पर केंद्र प्रायोजित स्कीम और रक्षा दोनों का 8-8% है। अब देखेंगे इधर आके, देखिए राज्यों का कर एवं शुल्क राजस्व कितना, 22%, ये पहले पे हो गया। ब्याज भुगतान 20% दूसरे पे हो गया। केंद्र जो है केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 16% तीसरे पे हो गया। केंद्र प्रायोजित स्कीम चौथे पे हो गया 8%, लेकिन रक्षा भी 8% है, तो ये भी चौथे पे ही जाएगा। ठीक है, तो टॉप 4 आपको याद करने हैं, चौथे में केंद्र प्रायोजित स्कीम और रक्षा में से कुछ भी दे सकता है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। ये अन्य व्यय याद नहीं रखना, कहोगे ये भी तो 8% है, लेकिन प्यारे अन्य व्यय में बहुत सारे चीजों को मिसलेनियस डाल दिया जाता है, तो इसको आप नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिसलेनियस है, तो सारे अन्य में कर दिया है। जैसे खर्चा जोड़ते हो ना आप कि ये मिसलेनियस हो गया, बोला अन्य व्यय हो गया, तो वो वाला है। अब बात आती है भाई प्राप्तियों की, क्योंकि सरकार जो है एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां कितनी हैं, तो ये हैं 34.96 लाख करोड़। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अमाउंट याद रखेंगे, 34.96 लाख करोड़, यानी 34 करोड़ 96 लाख रुपए जो हैं वो सरकार को प्राप्त होने वाले हैं उधार के अलावा, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर राजस्व प्राप्तियां पूछेगा 34.96 में, तो 34.2 यानी 34 करोड़ 20 लाख जो है इसमें आने वाले हैं राजस्व प्राप्तियों से। राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती हैं, वो प्राप्तियां जिसका सरकार को ना तो कुछ खर्चा करना पड़ा है, ना सरकार की भविष्य में कोई देनदारी बनेगी, जैसे आयकर, निगम कर, है ना, ये सब राजस्व प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों से कितना प्राप्त होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इससे प्राप्त होने वाला है 16.4, कितना, 16.4 याद रखेंगे, 2025-26 के लिए 16.4 करोड़, है ना, ये लाख करोड़ में है, 16 करोड़, ठीक है, तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हो गई, याद रखेंगे। अब शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी है, तो वो 28.37 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो शुद्ध कर प्राप्तियां हैं, ये ध्यान रखेंगे। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है व्यय, सरकार का व्यय कहां होने वाला है, तो कुल व्यय सरकार का कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों, कुल व्यय हो रहा है सरकार का 50.65 लाख करोड़ रुपए। कितना हो रहा है सरकार का कुल व्यय, 50.65 लाख करोड़ रुपए कुल अनुमानित है, जिसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय अगर आपसे पूछे तो 15.5 लाख करोड़ है। और राजस्व व्यय क्या होता है, जैसे किसी चीज की मरम्मत करवा दी, है ना, कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता, सड़क टूट गई उसका निर्माण करवा दिया, भवन बिल्डिंग कोई क्षतिग्रस्त हो रही थी उसकी मरम्मत करवा दी, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे सरकार को कोई भविष्य में लाभ नहीं होने वाला, तो राजस्व व्यय कहलाता है 29.4 लाख करोड़ है। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय क्या होता है भाई, सरकार ने कोई सड़क बनवा दी तो उससे सरकार को भविष्य में लाभ होगा, जैसे टैक्स की प्राप्ति होगी, टोल टैक्स मिलेगा सरकार को, सरकार ने कोई बिल्डिंग बनवा दी तो उससे किराया मिलेगा सरकार को, तो ये कहलाते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे सरकार को कोई लाभ होगा। और राजस्व व्यय होता है जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा है, सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। तो राजस्व प्राप्तियां अच्छी होती हैं, लेकिन राजस्व व्यय अच्छा नहीं माना जाता। प्रभावीगत जो है पूंजीगत प्राप्तियां अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन पूंजीगत व्यय अच्छा माना जाता है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है राजकोषीय घाटा मेरे प्यारे दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 4.4% राजकोषीय घाटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिस्कल डेफिसिट का कितना अनुमान है,
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4%, ये पूछेगा एग्जाम में तो बताना पड़ेगा आपको। घाटे की प्रवृत्ति आप देखेंगे पिछले साल से लगातार, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये चारों तरीके के घाटे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दे रखे हैं। चारों तरीके के घाटे मैं आपको जो है बता देता हूं। ये देखिए, तो ये सरकार के चारों तरीके के घाटे हैं। फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना है, अनुमान 4.4% है ना, ये प्रतिशत में है। दूसरे नंबर पे क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट यानी राजस्व घाटा अगर आपसे पूछेगा तो ये 1.5% है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट अगर आपसे पूछेगा प्रभावी राजस्व घाटा तो ये 0.3% है। ध्यान रखेंगे, राजकोषीय घाटा पूछ रहा है तो वो 4.4% है, किसका, जीडीपी का, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, सकल घरेलू उत्पाद का। जितना सकल घरेलू उत्पाद है मान लो 100 रुपए, तो उसका 4.4 रुपया जो है वो राजकोषीय घाटा है, 4.4% है ना। और राजस्व घाटा कितना है, 1.5%। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 0.3%। प्राइमरी डिफिसिट कितना यानी प्राथमिक घाटा कितना है, 0.8%। इनको चारों को याद रखेंगे, चारों से क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, चारों को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चारों घाटे याद रखेंगे, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, मिलान के लिए भी आ जाता है। विकास यात्रा हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी विकास यात्रा का जो है बात की गई है इसमें। तो विकास यात्रा है मेरे प्यारे दोस्तों जो है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। अगला आता है विकसित भारत की आकांक्षा क्या है, एस्पिरेशन क्या है ऑफ डेवलप्ड इंडिया। तो विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति का भी विकास सुनिश्चित करने की बात हो रही है। भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता बढ़ाना यानी हम बार आप बार जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो वर्ग है वो खर्चा बढ़ाए, उसकी ऐसी कैपेसिटी हो कि वो पैसा खर्च करने की स्थिति में आए। निजी निवेश, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना यानी प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आए, ये कोशिश जारी है। परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना यानी खुशियां लाना सरकार का लक्ष्य है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात आती है और महत्वपूर्ण जो है इंजन क्या है, तो सरकार के इंजन हमें देखने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहला इंजन है मेरे प्यारे दोस्तों जो है कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि, यानी जो सरकार की आकांक्षा है वो कैसे पूरी कर रही है, सरकार ने उपाय क्या किए हैं। तो सबसे पहला उपाय है कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना। तो कृषि विकास को बढ़ाने के लिए और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए बजट में क्या क्या किया गया देख लीजिए। तो 100 जिलों को, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखेंगे, कुछ भी आ सकता है, मैंने सारी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स ही ली हैं। तो 100 जिलों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ मेरे प्यारे दोस्तों किसानों को मदद मिलने की संभावना है। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कि ये कौन सी योजना है भाई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है जिला विकास कार्यक्रम के तौर पे। तो इसमें कितने जिलों को शामिल किया जाएगा, 100 जिलों को। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए पहली योजना सुन लीजिए, नई योजना प्रधानमंत्री धन धान्य योजना मेरे प्यारे दोस्तों, धन धान्य योजना कृषि योजना है ये। तो 100 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। कितने किसानों को फायदा मिलेगा, 1.7 करोड़ किसानों को, पहली चीज हो गई। दूसरी बात इसके अंतर्गत क्या है, कपास उत्पादकता मिशन लाया गया है। तो 5 वर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार में मदद मिलेगी, ऐसा कहना है। केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण दिया जाएगा, यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है उसके माध्यम से अब 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म जो है ऋण की सुविधा दी जाएगी। और ये ऋण कितना होगा, 5 लाख तक ऋण में वृद्धि की गई है, ध्यान रखेंगे। तो केसीसी के माध्यम से अब अधिक ऋण दिया जाएगा, पहली चीज ये हो गई। मैंने आपको बता दी 100 जिलों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। कि कपास उत्पादन मिशन की इसमें बात हो रही है। और मेरे प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज है, बिहार में मखाना बोर्ड, कहां पे,
बिहार में मखाना बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्जाम के लिए, आपसे कहेगा बजट में कहाँ जो है मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है, जिससे मखाना उत्पादन, मखाना का प्रसंस्करण, मखाना के मूल्य में संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन, और विपणन में यानी उसके जो है ट्रांसपोर्टेशन में वितरण कैसे होगा, विपणन कैसे होगा, उसमें सुधार लाना, और साथ ही साथ एफपीओ के गठन की बात की गई है, यानी जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी स्थापित किया जाएगा। तो बिहार में मखाना बोर्ड। एक है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, यानी उच्च कोटि के बीज, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल गुणों से संपन्न बीजों का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया है प्रोवाइड करने के लिए। और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं भाई, दलहन में आत्मनिर्भरता प्रदान करना चाहती है सरकार। तूर, उड़द और मसूर पर कौन कौन सी तीन दालें हैं प्यारे दोस्तों, तूर, उड़द और मसूर, ये तीन दालों पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ किया गया है। कितने वर्ष का, 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ है। तूर, उड़द और मसूर पर फोकस है, इनके बीजों का विकास किया जाएगा, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि आदि जैसे कार्य किए गए हैं। ऐसे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक व्यवस्था को पुष्ट किया गया है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय के आसपास जो है हर देखोगे पोस्ट ऑफिस होता ही होता है, बैंक हो ना हो। तो संस्थागत खाता सेवाएं खोली जाएंगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट जैसी सुविधाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। फिर दूसरा फोकस क्या है भाई, दूसरा फोकस है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय। इसमें क्या क्या किया गया भाई, एमएसएमई को सहायता और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात की गई है। इसी के तहत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड देने की बात है इस बजट में, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड, है ना। कैसे भाई, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है उद्यम पोर्टल पर वो पंजीकृत होने चाहिए। कौन से पोर्टल पे, उद्यम पोर्टल पे। और प्रथम वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी पहले वर्ष में कितने कार्ड जारी किए जाएंगे, 10 लाख कार्ड क्रेडिट कार्ड हैं ये। 5 लाख रुपए की सीमा होगी, उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए उस जो है एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को, जो कोई भी उद्यम या व्यवसाय कर रहा है। पहली बार के उद्यमियों के लिए योजनाएं क्या क्या है, महिलाओं, अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब सहित 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक के ऋण दिए जा सके, ऐसा कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, इसमें और चीजों पे भी ध्यान है, व्यापार करने की सुगमता हो, मांग वाली नौकरियों का जो है भविष्य हेतु तैयार कामगार किए जाए, नौकरी नहीं मिल रही है वो अलग बात है, तो ये सब बातें हैं। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए भी इन्होंने कहा है, जहां पे श्रम सघन मतलब जहां पे जो है श्रम ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, जिन जो है क्षेत्रों में, जैसे फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाए हैं। और इस स्कीम से इनका कहना है कि 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 4 लाख करोड़ का टर्नओवर आएगा, जिससे 1.1 लाख करोड़ के निर्यात होंगे। खिलौना क्षेत्र के लिए भी उपाय किए हैं इन्होंने, टॉयज के लिए, तो क्लस्टर कौशल और विनिर्माण इकोसिस्टम पर जोड़ देंगे ये, और इससे अनूठे और टिकाऊ खिलौने बनेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। गारंटी सुरक्षा के साथ ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जैसे ऋण गारंटी सुरक्षा देख लीजिए, एमएसएमई में अभी तक 5 जो है लाख रुपए दिए जाते थे, कितने, 5 करोड़ रुपए, लेकिन अब कितना कर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 करोड़ रुपए कर दिया है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ पहले था, अब 20 करोड़ कर दिया गया है ना। निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण की बात की गई है। एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में भी जो है संशोधन किया गया, यानी जो एमएसएमई थे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग थे, उसके क्लासिफिकेशन अब चेंज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो सूक्ष्म उद्यम है, वर्तमान में 1 जो है करोड़ रुपए तक के जो उद्यम होते थे वो सूक्ष्म उद्यम माने जाते थे, और उसी हिसाब से उनको सुविधाएं मिलती थी। लेकिन अब क्या किया गया भाई, जो संशोधित है वो निवेश 2.5 करोड़ तक हो सकता है। पहले कितना था, 1 करोड़ का निवेश हो सकता था सूक्ष्म उद्यम में, ठीक है, और अब कितना निवेश हो सकता है, 2.5 करोड़ का निवेश। टर्नओवर अभी तक कितना था, 5 करोड़ का,
लेकिन अब कह दिया गया कि 10 करोड़ तक का टर्नओवर अगर है तो वो सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा। फिर से देखेंगे, कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा। भाई ये बताया गया है एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन कैसे कैसे है। सूक्ष्म उद्यम, सूक्ष्म उद्यम में अगर वर्तमान में निवेश की सीमा कितनी थी, 1 करोड़ रुपए, अभी कितना कर दिया है उसको बढ़ा के 2.5 करोड़ रुपए। वर्तमान में सूक्ष्म उद्यम में टर्नओवर कितना था, 5 करोड़, अब कर दिया है बढ़ा के 10 करोड़। ठीक है। ऐसे ही लघु उद्यम में, लघु उद्यम यानी स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो इसमें वर्तमान निवेश की सीमा थी 10 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 25 करोड़ रुपए। ठीक है। और टर्नओवर जहां अभी तक था 50 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, दोगुना कर दिया है, सब चीज को दोगुना कर दिया है। मध्यम उद्यम में अभी तक वर्तमान में निवेश की सीमा थी 50, उसको कर दिया बढ़ा के 125 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टर्नओवर जो 250 करोड़ रुपए था उसको 500 कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे टर्नओवर सब डबल कर दिए, 5 से 10 हो गया, 50 से 100 हो गया, 250 से 500 करोड़ हो गया, और निवेश की सीमा 1 से 2.5 करोड़ हो गई है, 10 से 25 करोड़ हो गई है, 50 से 125 करोड़ हो गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं भाई अगला फोकस बिंदु क्या है, तो वही गरीब युवाओं, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय में लोगों, अर्थव्यवस्था, नवाचार में निवेश है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन चलाया गया है। आईआईटी में क्षमता विस्तार की बात की गई है। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। सभी जिला अस्पतालों में, जितने भी जिला अस्पताल हैं देश में, उनमें सभी में डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की बात इस बजट में की गई है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाई गई है, जिसके तहत स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सब में पुस्तक मिलेगी भाषा पुस्तक स्कीम के तहत। कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारियां होंगी। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कितनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल टिंकरिंग लैब, ATL बोलते हो इसको आप। तो ये कितनी हो जाएंगी, 50,000 प्रयोगशालाएं अगले 5 वर्षों में, ये लक्ष्य है सरकार का। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, यानी एडुकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय सरकार ने अनुमानित किया है। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ध्यान रखना है ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी गांव में बैठे स्कूल का बच्चा भी अब जो है आराम से दिन का चिका देखेगा और टिन का टिका पढ़ेगा, है ना, मस्त पढ़ेगा, मस्त एंजॉय कर पाएगा, खूब नेट की सर्फिंग होगी, खूब ज्ञान बढ़ेगा। सभी सरकारी और माध्यमिक स्कूलों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, नेट चलेगा धपाधप। ठीक है, बढ़िया। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। किसमें सीटें, भाई बेड की बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षा का विस्तार हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ये सीटें हैं, मतलब जैसे अभी मेडिकल में सीटें जो है 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी, ताकि जो 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है 5 वर्षों में वो पूरा किया जा सके, तो 10,000 अतिरिक्त सीटें अभी बढ़ाई जाएंगी। पीएम स्वनिधि योजना जो रेडी पटरी वाले लोगों के लिए होती है, उसके तहत अधिक ऋण दिए जाएंगे। यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्डों और क्षमता निर्माण सहायता के साथ सुधार किए जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण, ऐसी बात कही गई है इसमें। अगली बात है लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, ये अगला एक पहलू है। तो अवसंरचना के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण, यानी 50 सालों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ताकि सब स्टेट अपने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो जो है रेलवे ब्रिज हो, डैम हो, या फिर और कोई भी महत्वपूर्ण चीज हो, विद्युत क्षेत्र हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है 1.5 लाख करोड़ रुपया मिलेगा और 50 वर्ष तक इस पे कोई ब्याज नहीं देना है।
तो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही जल जीवन मिशन यानी जेजेएम, इसके तहत 100% कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य है और बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया है, यानी इसमें खर्चा भी बढ़ा दिया है और जल जीवन मिशन का जो विस्तार है 2028 तक कर दिया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है जल जीवन मिशन योजना कब शुरू हुई और इसका विस्तार सरकार ने 2028 तक कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन, यानी जो विद्युत वितरण होता है, जो भी जहां से बिजली दी जाती है बोर्ड से, तथा राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन में भी वृद्धि हुई है। ये सुधार करने पर राज्यों को जीएसडीपी की 0.5% की अतिरिक्त उधारी दी जाएगी, यानी जिस भी राज्य की जितनी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 0.5% की अतिरिक्त उधारी जो है राज्य विद्युत के लिए ले सकते हैं। ठीक है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना के तहत नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाने के लिए शुभारंभ किया गया। 2025 से 30 तक चलेगी ये मॉनेटरी जो पाइपलाइन स्कीम है ना, जो एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम है, मौद्रीकरण योजना है, उसमें याद रखेंगे 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाने का काम किया जाएगा। शहरी चुनौती निधि यानी विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सामुद्रिक विकास निधि सरकार द्वारा 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ का संग्रह किया गया है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन लाया गया है। उड़ान अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगी उड़ान योजना। आप इसको जानते हो उड़ान योजना के बारे में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, चेरी फोन देखो, भविष्य में बिहार की जरूरतें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर, ईआरएम परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, स्वामिहिम निधि 2 मिश्रित वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये देखेंगे। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, राज्यों को साथ साझेदारी से शीर्ष 50 पर्यटक गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा। सुव्यवस्थित ई वीजा सुविधाओं की शुरुआत की गई है। हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम दिया जाएगा ताकि वो पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर पाए। राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटक गंतव्यों तक यात्रा की सुगमता और संपर्क, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला है लोगों, अर्थव्यवस्था, नवाचार में निवेश में ही पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति यानी आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्ति प्रदान किया जाएगा। अनुसंधान विकास और नवाचार के क्षेत्र में प्यारे दोस्तों 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। ऐसे ही फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक खोलने की बात की गई है कि भविष्य में खाद्य और पोषाहारीय सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन के तहत जो है अवसंरचना और डाटा का पंजीकरण किया जाएगा पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए। साथ ही साथ ज्ञान भारतम मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली है उसका राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। फिर बात आती है भाई निर्यात संवर्धन में, तो निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एमएसएमई को निर्यात ऋण तक आसान पहुंच बनाने की बात की गई है। ऐसी बात है गैर टैरिफ जो है बाजारों में जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। भारत ट्रेड नेट, ये व्यापार प्रलेखीकरण है, इसमें ट्रेड का जो है लेखा जोखा होता है, उसके समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक इस एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे, भारत ट्रेड नेट ये नया है, तो व्यापार से संबंधित जितना भी लेखा जोखा होगा उसके वित्त पोषण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए एक ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्लेटफॉर्म के रूप में जो है होगा और यहीं पर सारी चीजें के लिए हेल्प की जाएगी। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। ईंधन के रूप में सुधार, तो वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या सुधार है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों और लोगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है एनबीएफआईडी द्वारा, है ना। अवसंरचना के लिए कारपोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित की जाएगी। तो ये सब काम है, ये आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप सारे लोग ध्यान देंगे। बीमा क्षेत्र के लिए निवेश, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मेरे प्यारे दोस्तों, ये 74% से बढ़ाकर 100% करने की बात की गई है। बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो अब आपसे पूछ सकता है कि बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा कितनी कर दी गई है। तो बजट के अनुसार 100%, 74 था, अभी इसको बढ़ा के 100 कर दिया जाएगा। कर सुधार किए जाएंगे, नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव है। ऐसे विनियामक सुधार है, यानी रेगुलेशन के लिए, उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क लाया जाएगा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, आगे देख लेते हैं। अब कुछ चीजें रह गई हैं बहुत छोटी छोटी, इनको भी देख लीजिए, खत्म होने ही वाली है क्लास। औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाना, इसके लिए 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार का उद्ग्रहण नहीं होगा, यानी अब एक से ज्यादा अधिक उपकर किसी पे नहीं लगाए जाएंगे। प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंस बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लगाने की बात की गई है। 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं। क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव हैं, इनको आप देख लीजिएगा। जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को छूट प्राप्त दी गई है, इनकी सूची जारी की गई है। 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली सूची में लाया गया है। उसी के अतिरिक्त 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ने की बात इन्होंने की है, यानी स्वास्थ्य में भी काम किया है। इसके बाद आता है मेरे प्यारे दोस्तों व्यावसायिक सुगमता, मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान के साथ वैयक्तिक आयकर सुधार किए गए हैं। टैक्स स्लैब जो है अब देखेंगे आप, 0 से 4 लाख तक शून्य है, 5% में 4 से 8 लाख की बात है, 10% 8 से 12 लाख पे 10% है, 12 से 16 पे 15% है। हालांकि ये सारा जो है जितना भी है ये किसी ना किसी माध्यम से जो है माफ हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आयकर में कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीडीएस और टीसीएस का युक्तिकरण किया गया है। जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए कर कटौती 50,000 से दोगुना करके 1 लाख कर दिया गया है, यानी 1 लाख तक कोई कर इनसे नहीं लिया जाएगा। किराए पर टीडीएस के लिए, जो किराया देते हैं, रेंट पे जो लोग रहते हैं, उन पर टीडीएस के लिए 2.4 लाख वार्षिक सीमा को बढ़ाकर अब 6 लाख कर दिया गया है, यानी किराए पर टीडीएस नहीं लगेगा। स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन दिया गया है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। अनुपालन बोझ को जो धर्मार्थ या न्याय संस्थाएं हैं, उनकी पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने की बात कही गई है। करदाताओं को बिना शर्त, यानी स्वयं के कब्जे वाली 2 संपत्ति पर वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति दी गई है, पहले 1 थी अब 2 कर दिए, है ना। रोजगार और निवेश को जो है इसमें बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है। अब आज आ जाता है घाटे की प्रवृत्ति, तो ये हम देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना है, 4.4%। रेवेन्यू डिफिसिट है 1.5%, यानी जो है राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%, प्राथमिक घाटा 0.8। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से डिस्कस कर रहे हैं, है ना। केंद्र की निवल प्राप्ति में प्रवृत्ति देख लीजिए सरकार की, कहां से कितनी हो रही है, छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट स्लाइड एक आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रमुख मदों का व्यय अमाउंट पूछ लेता है। तो सरकार का रक्षा क्षेत्र में कितना खर्च है भाई, 4,91,732 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय के लिए 2,33,211 करोड़ रुपए। कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए 1,71,437 करोड़ रुपए। वैसे ही शिक्षा के लिए 1,28,650। स्वास्थ्य के लिए 98,311। शहरी विकास के लिए 96,777। ये सब करोड़ में अमाउंट है ना।
सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 95,298 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 81,174 करोड़ रुपए, वाणिज्य और उद्योग के लिए 65,553 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 60,052 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। वैज्ञानिक विभाग के लिए 55,679, यानी सबसे ज्यादा, सबसे टॉप 3 देख लीजिए कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले पे है रक्षा। रक्षा में कितना 8% हमने देखा था, तो 4,91,732 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। फिर दूसरे नंबर पे ग्रामीण विकास, 2,66,817 करोड़ रुपए। फिर गृह मंत्रालय पे यानी पुलिस आदि सुरक्षा की संबंध में 2,33,211। चौथे नंबर पर है कृषि, 1,71,437। फिर है शिक्षा पांचवें पे 1,28,650 करोड़ रुपए। तो ये था आज का बजट। इसको देखने के बाद आप पीपीटी ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब कर दो क्लास को, और देख लेना इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो। क्रैक नाउ पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।